गांव का नाम था शिवपुर, जहां कच्ची गलियों में धूल उड़ती रहती थी और लोग पराये दुहक पर नहीं, पराये बर्तनों पर ज्यादा चर्चा करते थे। छोटे छोटे घर, पीले मकान और पुराने कुएं, यही था शिवपुर का चित्र। इसी गांव के कोने में एक टूटा फूटा झोपड़ा था, जिसमें रहती थी ममता और उसकी प्यारी बेटी नंदिनी। ममता की सुबह सुबह के 4 बजे चूल्हा जलाने की आवाज और हाथों से गोबर लीपने की हल्की गंध हवा में तैर रही थी। आज फिर जल्दी उठना पड़ा। नंदिनी के लिए कुछ खास पकाऊंगी। 2 दिन से बस सूखी रोटी खा रही है मेरी गुड़िया। ममता ने जली हुई लकड़ियों में हाथ डालकर आग जलाई और बचे हुए चावल को थोड़ा सा पानी डालकर उबालने लगी। खुद तो जो होगा खा लूंगी, पर मेरी नंदू को भूखा नहीं सुलाऊंगी कभी। छप्पर के कोने में फटी हुई चादर ओढ़े नंदिनी सो रही थी। चेहरे पर गंदगी जरूर थी, पर नींद में वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। ममता धीरे धीरे उसके पास गई। मेरी जान, मेरी दुनिया, मेरी रानी बिटिया, एक दिन तू जरूर बड़ा नाम करेगी। नंदिनी की आंखें धीरे धीरे खुली। माँ, खाना बना क्या? हाँ मेरी रानी, आज तेरे लिए दलिया बनाया है, मीठा वाला, जो तुझे पसंद है। सुबह 6 बजे तक ममता गांव के घर घर जाकर झाड़ू पोंछा करने लगती थी। कोई उसे नौकरानी कहता तो कोई भिखारिन, पर उसके चेहरे पर सिर्फ एक सपना था, नंदिनी की पढ़ाई। एक दिन वो सरपंचनी के घर काम पर गई। ममता, कल देर से आई थी, सब काम अधूरा था। तेरे जैसे लोगों को तो भगा देना चाहिए। माफ करना दीदी, बिटिया को बुखार था, रात भर जागी थी। बेटी को पालने चली है महारानी, खुद 2 वक्त की रोटी नहीं और सपने देखती है स्कूल भेजने के। ममता चुप रही। आंखों में आंसू तो थे, पर जुबान पर एक वादा। एक दिन का जवाब बनेगी। जो आज ताने दे रहे हैं, कल सलाम करेंगे। काम से लौटने के बाद ममता के पास बस एक कटोरी दाल थी और 2 सूखी रोटियां। हाँ जा नंदू, देख मैं क्या लाई तेरे लिए। वाह माँ, दाल तूने खाया? हाँ हाँ, मैं तो सरपंचनी के घर खा आई थी, ये बचा खुचा तेरे लिए ले आई। पर असलियत ये थी कि ममता ने दिन भर कुछ नहीं खाया था। वो बस चाहती थी कि नंदिनी का पेट भरा रहे। रात को जब नंदिनी सो गई, तब ममता ने जलते चूल्हे के पास बैठकर खुद के हिस्से की रोटी को माटी में मिला दिया। हे भगवान, जब तक मेरा दम है, मेरी बिटिया भूखी न रहे। एक शाम ममता ने नंदिनी को अपने पास बिठाया। नंदू, तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे बहुत आगे जाना है। मैं चाहे कुछ भी करूं, तेरे स्कूल की फीस दूंगी। मैं मेहनत करूंगी माँ, तुझे कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। तू ही मेरा सपना है, एक दिन तू मेरा भाग्य बदलेगी, मेरी नंदिनी। हर बार जब ममता उधार मांगने किसी के घर जाती, तो गालियां मिलती। फिर आ गई उधार मांगने, अब इसको तो आदत हो गई है, बेटी को रानी बना रही है जैसे। हाँ, मेरी बेटी रानी ही है, बस ताज बाकी। रात में वो नंदिनी को अपने पास लिटाकर कहती, एक दिन तू स्कूल की यूनिफॉर्म पहनेगी, किताबें लेकर जाएगी, और मैं उस दिन सबको दिखाऊंगी कि गरीब की बेटी क्या कर सकती है। सूरज की पहली किरणें खेतों पर बिखर रही थीं। पक्षी चहचहा रहे थे और गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे।
लेकिन एक कोने में ममता चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता की रेखाएं थीं। रसोई में कुछ भी नहीं है, न लकड़ी बची है न अनाज। नंदू को क्या खिलाऊं? अब तो जंगल ही जाना पड़ेगा लकड़ी बीनने। वो धीरे धीरे अपनी पुरानी टोकरी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ी। जैसे ही ममता जंगल के बीच पहुंची, पेड़ों की छाव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कुछ ही कदम चली थी कि अचानक किसी की तीखी चीख सुनाई दी। बचाओ, कोई है? ममता चौंक गई। ये कोई इंसानी आवाज नहीं थी। वह रुक गई और इधर उधर देखने लगी। ये आवाज तो किसी इंसान की नहीं लग रही। फिर एक और आवाज आई, इस बार और ज्यादा करुण। कृपया मुझे बचाओ। अब ममता का दिल कांप उठा। वह आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। झाड़ियों के बीच एक छोटे से पोखर के पास उसे कुछ सफेद सा दिखाई दिया। जब ममता पास पहुंची तो उसने देखा कि एक सुंदर सफेद रंग की चिड़िया, जो आम पक्षियों से कई गुना बड़ी थी, जमीन पर मूर्छित पड़ी थी। उसके पंख थोड़े झुलसे हुए थे और आंखें बंद थीं। हे भगवान, ये तो कोई सामान्य पक्षी नहीं है। कितनी सुंदर है, मगर घायल है। जैसे ही ममता ने उसके पंखों को छूने की कोशिश की, अचानक वह चिड़िया बोल पड़ी। डरिए मत, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। ममता डरकर पीछे हट गई। हाँ, मैं एक सन परी हूँ। मैं परीलोक से आई थी धरती पर घूमने, लेकिन एक राक्षस ने मुझ पर हमला किया और मुझे घायल कर दिया। मत डर, मैं तेरी मदद करूंगी। चल मेरे साथ, तुझे अपने घर ले चलती हूँ। वहां कुछ नहीं है, पर तेरा इलाज जरूर करूंगी। तुम बहुत दयालु हो ममता। मैं तुम्हारा नाम और जीवन देख सकती हूँ। तुम एक महान माँ हो। तुझे मेरा नाम कैसे पता? मैं परी हूँ ममता। तुम्हारे जीवन के हर दुख को देख सकती हूँ। ममता ने सनपरी को तुमसे बड़ी टोकरी में रखा और धीरे धीरे अपने घर ले आई। नंदिनी उस समय घर में बैठी मिट्टी से खेल रही थी। माँ, ये क्या लाई? बेटा, ये एक चमत्कारी पक्षी है। ये परी है। सनपरी ने धीरे से नंदिनी की ओर देखा और मुस्कुराई। तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है ममता। बिल्कुल स्वर्ण जैसी चमकती आत्मा है। घर की हालत देखकर सनपरी की आंखों में नमी आ गई। छप्पर से पानी टपक रहा था, कोनों में धूल भरी थी और खाने के लिए सिर्फ एक बर्तन में सूखा चावल रखा था। तुमने इतने दुखों में भी मुझे सहारा दिया। अब मेरी बारी है। मतलब? मैं अपनी शक्ति से तुम्हारा जीवन बदलूंगी। तुम्हारे घर को घर बना दूंगी और तुम्हारी बेटी को वह भविष्य दूंगी जिसका तू सपना देखती है। अगली सुबह जैसे ही नंदिनी उठी, वो चिल्ला पड़ी। माँ, देखो हमारा घर, देखो। ममता भागकर बाहर आई। जहां पहले टूटी दीवारें थीं, वहां अब नीली ईंटों से बना सुंदर घर खड़ा था। फर्श पर सफेदी थी, छप्पर की जगह छत थी और एक कोने में रसोई घर भी था। हे भगवान, ये कैसे हुआ? ममता, ये मेरा पहला तोहफा है। ममता की आंखों में आंसू आ गए। तू कोई पक्षी नहीं, तू तो मेरा भाग्य है। अब घर में हर दिन ताजा खाना होता, चावल, दाल, सब्जी, फल और कभी-कभी मिठाई भी। माँ, आज गुलाब जामुन भी है। हाँ बेटा,
अब तो भूखी नहीं सोएगी। गांव वाले चौंक गए। कल तक जो ममता गली गली झाड़ू लगाती थी, अब उसका घर गांव का सबसे सुंदर घर बन गया था। एक रात ममता ने सनपरी से पूछा, तू मेरी मदद क्यों कर रही है? मेरे जैसे गरीब की जिंदगी में क्यों आई? क्योंकि परी भी इंसानियत को पहचानती है ममता। तूने बिना किसी स्वार्थ के मुझे बचाया। अब मैं तेरा जीवन रोशन करूंगी। शिवपुर गांव में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा ममता और उसके घर की हो रही थी। जहां पहले टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर घर खड़ा था। फूलों की क्यारियां, साफ सुथरी दीवारें और एक मीठी सी खुशबू हर समय घर के आस-पास फैली रहती थी। गांव का लालची सेठ बद्री प्रसाद और उसकी पत्नी धना ये सब देखकर जल भुन रहे थे। ये वही ममता है जो तेरे घर में झाड़ू लगाती थी। आज देख, उसका घर तुझसे भी बड़ा हो गया। जरूर कोई चालबाजी की होगी इस औरत ने, कोई जादू टोना। और सुन, मैंने गांव की औरतों से सुना, उसके घर में एक सफेद चिड़िया रहती है जो बोलती भी है। बोलती है? ये क्या मजाक है? वही तो कहते हैं, वो चिड़िया कोई आम पक्षी नहीं बल्कि परी है। नाम है उसका सनपरी। अगर वो परी है तो ममता के पास क्यों है? वो तो मेरे जैसे अमीर आदमी के पास होनी चाहिए। सेठ ने गांव के 3 हट्टे-कट्टे नौजवानों को बुलाया। सुनो लड़कों, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। ममता के घर से उस सफेद चिड़िया को लाकर मुझे दो। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सेठ जी, बस काम बताइए। वो चिड़िया मेरे भाग्य को बदल देगी और फिर मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा। अगली रात जब ममता और नंदिनी सो रही थीं, तीनों लड़के चुपचाप दीवार फांदकर भीतर आ गए। सनपरी को एक जाल में फंसाया और चुपचाप सेठ के हवेली में ले आया। हाँ, अब देखो कैसे मेरा भाग्य बदलता है। अब हमारा घर सोने से चमकेगा और ममता फिर से झाड़ू लगाने आएगी। 2 दिन तक सेठ और धना ने सनपरी को खूब खाना पानी दिया, महंगे पिंजरे में रखा और उससे कहा, अब तू हमारे घर चमत्कार कर जैसे ममता के लिए किया। अरे बोलती क्यों नहीं? जादू कर, हम तुझे सोने का पिंजरा देंगे। मैं जबरन किसी के लिए कुछ नहीं करती और तुमने मुझे धोखे से लाया है। तीसरे दिन सुबह जब सेठ और धना उठे, उन्होंने देखा कि उनका महल जैसा घर अचानक काला पड़ गया है। दीवारों पर दरारें, फर्श पर कीचड़ और खाने की जगह मक्खियां मंडरा रही थीं। ये क्या हो गया हमारे साथ? ये तो गरीबों का हाल है। हम तो सब कुछ खो बैठे, हमारा घर, हमारा वैभव। ये सब क्या है? तू ममता के लिए अच्छा क्यों और हमारे लिए बुरा क्यों? क्योंकि मैं अच्छाई के साथ अच्छा और बुराई के साथ बुरा करती हूँ। अब सेठ के आंखों में आंसू थे। उसने सनपरी को पिंजरे से बाहर निकाला और हाथ जोड़ लिए। माफ कर दो मुझे। ममता से ईर्ष्या के कारण मैंने तुम्हें धोखे से लाया। मैं अब सब समझ गया हूँ। अगर सच में पछता रहे हो तो ममता से माफी मांगो और उसका दिल जीतने का प्रयास करो। सेठ और धना दोनों गांव वालों के सामने सिर झुकाकर, ममता बहन, माफ कर दो हमें। हमने तुम्हारे साथ गलत किया। सेठ जी,
मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन आपने जिस परी को मेरी बेटी माना, उसे छीनने की कोशिश की। हम बहुत शर्मिंदा है ममता, हमें फिर से इंसान बना लो। जो गलती स्वीकार करता है वो मनुष्य कहलाता है। मैंने आपको माफ किया। अब गांव के लोग भी बदलने लगे। ममता का सम्मान बढ़ने लगा और नंदिनी को स्कूल में स्कॉलरशिप मिलने लगी। सनपरी ने एक दिन कहा, अब मेरा समय पूरा हो गया है ममता, मुझे परीलोक लौटना होगा, लेकिन तुम्हारी अच्छाई मेरी शक्ति बनकर हमेशा तुम्हारे घर में रहेगी। रोते हुए तुम हमें छोड़कर जा रही हो? सनपरी मुस्कुराकर, नहीं बच्ची, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। अंतिम विदाई सनपरी ने अपने पंख फैलाए और आकाश की ओर उड़ गई। पूरे गांव ने देखा, आकाश में एक सुनहरी रेखा छूट रही थी, जैसे कोई देवी धरती को आशीर्वाद दे रही हो। ममता, आंखें भरकर, तू मेरी बेटी की परी थी, तू मेरे भाग्य की देवी थी। समाप्ति। ममता का सपना पूरा कुछ सालों बाद। नंदिनी गांव की पहली लड़की बनी जिसने डॉक्टर की डिग्री हासिल की। गांव में एक नया अस्पताल खुला, नाम रखा गया सनपरी सेवा केंद्र। और ममता अब वो गांव की सबसे आदरणीय महिला थी। जो कभी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी, अब गांव की बेटियों को पढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। अंत। उसका नाम था अनन्या। एक छोटी सी झोपड़ी में जन्मी, माँ बाप की आंखों का तारा। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि बचपन की हंसी सिसकियों में बदल गई। गांव का नाम था धर्मपुर, जहां छोटे छोटे खेतों के बीच खड़ी झोपड़ियां ही लोगों की जिंदगी थीं। सुबह की पहली किरण के साथ किसान खेतों की ओर निकलते और महिलाएं चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेंकती। वहीं एक झोपड़ी थी जो बाकी सबसे भी ज्यादा टूटी हुई, बासी उम्मीदों से भरी हुई थी। यहीं रहती थी अनन्या अपने माँ बाप के साथ। अनन्या उस समय सिर्फ 8 साल की थी जब एक भीषण बीमारी ने पहले उसके पिता को और फिर उसकी माँ को उससे छीन लिया। रात का अंधेरा था, आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन अनन्या की आंखों में आंसू थे। माँ, पापा, आप क्यों चले गए? अब कौन मेरा हाथ थामेगा? उसके सामने पड़ी एक थाली में सिर्फ सूखी रोटी थी। पास बैठी एक बूढ़ी औरत जो उसकी माँ की सहेली थी, ने उसके सिर। बेटिया, हिम्मत रख, भगवान ने तुझे कुछ बड़ा करने के लिए बचाया है। अगले दिन से ही अनन्या ने काम करना शुरू कर दिया। कभी खेतों में घास काटना। स्कूल तो सपना बन गया था, लेकिन वो सपना जो उसकी आंखों में अभी भी जिंदा था। रात को थकी हारी लौटती तो स्कूल की पुरानी किताबों को निकालती और चुपचाप पढ़ती रहती। एक दिन मैं पुलिस बनूंगी और सबको दिखाऊंगी कि गरीब लड़की भी कुछ कर सकती है। गांव के लोग ताने मारते, कुछ हंसते, कुछ दया जताते। गांव की एक औरत, अरे इस गरीब की बेटी को देखो, पुलिस बनेगी, किताबें फाड़कर रोटियां सेंक ले, यही ठीक रहेगा। लेकिन अनन्या हर ताने को अपने संकल्प की ईंट बनाती जा रही थी। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया मास्टर जी आए, शंकर सर। उन्होंने अनन्या को रास्ते में घास काटते हुए देखा और उसके हाथ में पुरानी कॉपी देखकर रुक गए।
तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ सर, बहुत पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन काम भी करना पड़ता है। शंकर सर ने प्रधान से बात की, गांव वालों से भिड़े और अनन्या का नाम फिर से स्कूल में दर्ज हुआ। अब दिन भर की मेहनत के बाद वो स्कूल जाती। कई बार पेट में अन्न नहीं होता, लेकिन दिमाग में उम्मीद की आग जलती रहती। अनन्या स्कूल की खिड़की से बाहर देखते हुए, काश माँ होती तो कहती, बिटिया तू PRH, मैं तेरे लिए रोटी बना रही हूं। लेकिन अब रोटियां भी उसे खुद ही बनानी थीं और सपने भी। गांव में बिजली नहीं थी तो वो रात को दीपक के उजाले में पड़ती रही। समय बीता। अनन्या ने कक्षा 10वीं की परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो अनन्या पूरे जिले में टॉप पर थी। स्कूल में मिठाई बंटी, लेकिन उसके घर में सिर्फ आंसू थे, खुशी के आंसू। शंकर सर गर्व से, तू सिर्फ धर्मपुर की नहीं, पूरे देश की बेटी बनेगी। शंकर सर की मदद अनन्या को शहर के सरकारी स्कूल में दाखिला मिला। वह पहली बार ट्रेन में बैठी। डर, उत्साह और चिंता तीनों उसके साथ सफर कर रहे थे। शहर में आकर अनन्या को एक छोटी सी छात्रावास में जगह मिली। अब नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की। अनन्या ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। कोचिंग नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, लेकिन संकल्प की ताकत थी। एक दिन वर्दी मेरी होगी। मैं हर उस बेटी के लिए मिसाल बनूंगी जो गरीबी से हार जाती है। 3 साल बीत गए। अनन्या ने पुलिस की प्रतियोगी परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया, उसका नाम पहले नंबर पर था। अनन्या बेटा, तूने कर दिखाया। अब तेरी कहानी हर बेटी को रास्ता दिखाएगी। सर, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, माँ पापा की है, उस हर लड़की की है जो सपने देखती है। जब अखबारों में खबर छपी, नवनियुक्त महिला अफसर ने बचाया बाल मजदूर, तो गांव-गांव में लोग अनन्या की तारीफ करने लगे। लेकिन अनन्या जानती थी, यह तो बस शुरुआत है। अगर हर गरीब माँ को भरोसा दिलाना है, तो मुझे हर रोज लड़ना होगा, अन्याय से, लालच से और सिस्टम की सुस्ती से। कई महीने बाद अनन्या को जब पहली छुट्टी मिली, वह अपने गांव धर्मपुर लौटी। वही गांव जहां कभी लोग ताने मारते थे, आज उसकी सड़कों पर फूलों की वर्षा हो रही थी। गांव की औरत जिसने ताना मारा था, माफ कर देना बिटिया, तूने तो सच में कर दिखाया। अनन्या ने बस मुस्कुराकर सिर झुका दिया। फिर वह गई अपनी पुरानी झोपड़ी के पास, जो अब टूट कर बिखर चुकी थी। वहां खड़े होकर उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, माँ पापा, अब आपकी बेटी किसी और की बेटी के आंसू पोंछती है। इसी गांव में उसे एक बच्ची दिखी, 7 साल की, फटे कपड़े, हाथ में किताब, भूखी आंखें। उसे देखकर अनन्या ठिठक गई। तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ दीदी, पर माँ के साथ काम पर जाती हूँ। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा, जैसे कोई पुराने जख्म पर मरहम रखता है। अब तुम स्कूल जाओगी अनन्या और ने एक समझा दिन कि तुम भी पुलिस वर्दी बनना सिर्फ पहनोगी। अपराधियों को पकड़ना नहीं होता, बल्कि गरीबी में दबे सपनों को भी आवाज देना होता है। उसने अपने वेतन का एक हिस्सा गांव की लड़कियों की पढ़ाई में लगाना शुरू किया। अब धर्मपुर का स्कूल पहले से बड़ा और सुंदर हो गया था। राजधानी में एक समारोह हुआ।